Good morning, students. Class 12, chapter number 13. Today we start probability. Okay, chapter number 13. तो स्टूडेंट अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है? फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, सेकंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और जो थर्ड जो आती है वो आती है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर जो बेस थ्योरम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, तो यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है बेस थ्योरम का, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि बेस थ्योरम क्या है, और इसी में एक चीज है कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, बेस थ्योरम क्या है। एक ही क्वेश्चन है जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर एक क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन है जो टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। और अदर जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अंदर वो सारे के सारे किस पे बेस्ड है, बेस थ्योरम पे बेस्ड है। तो मैं आपको पहले इसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि बेस थ्योरम का कंसेप्ट क्या है। तो करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो जो स्टार्टिंग करते हैं हम, इसके अंदर बेस के अंदर है क्या। बेस के अंदर है, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग के अंदर, ये क्लास है। क्लास के अंदर दो तरह के स्टूडेंट बैठे हैं। ओके, एक हॉस्टलर है और एक डे स्कॉलर स्टूडेंट है। तो जो हॉस्टलर है, एक कुछ हमें पता है कि 30% या 40%, मान लिया 30% तो हॉस्टलर स्टूडेंट है। ओके, और 50% क्या है, 70% क्या है, डे स्कॉलर स्टूडेंट है। तो हम उनको पहले एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे? इवन तो किसको मान लिया, डे हॉस्टलर स्टूडेंट को। हॉस्टलर स्टूडेंट्स। और ई टू किसको एज्यूम कर लिया, डे स्कॉलर स्टूडेंट्स को। डे स्कॉलर। ओके, ई1 किसको माना, हॉस्टलर स्टूडेंट। ई2 किसको माना, डे स्कॉलर स्टूडेंट। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अगर 30% है तो 30/100 क्या हो गया, मींस प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ई1, और ये क्या हो गया, पी ऑफ ई2। क्लियर स्टूडेंट्स? पहले जो भी हमारे स्टार्टिंग में कोई भी काम हो रहा है, मीन से हमारी क्लास के अंदर हॉस्टलर और डे स्कॉलर स्टूडेंट है, तो हॉस्टलर स्टूडेंट को हमने क्या एज्यूम कर लेंगे, ई1, और डे स्कॉलर को क्या कर लेंगे, ई2। अब आप पूछ सकते हैं कि जरूरी है सर हम ई1 और ई2 माने? आप पे डिपेंड कर रहा है कि कुछ भी मान सकते हैं, ए और बी मान सकते हैं। क्लियर? तो वो आप पे डिपेंड किया कि ई1 किसको मानना है, ई2 किसको मानना है। ठीक है, अब आगे वो कह रहा है, यहां से जो मेन कंसेप्ट है, यहाँ पे एक ए इवेंट्स आएगा। ए इवेंट्स क्या होगा, हॉस्टलर और डे स्कॉलर स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, मीन से इन दोनों से रिलेटेड, इन दोनों में से। क्या कह रहा है यहाँ पे, उसने कहा कि हॉस्टलर और डे स्कॉलर के अटेन्स ए ग्रेड, मीन से हॉस्टलर और डे स्कॉलर के ए ग्रेड कितने बच्चों की आई है। क्लियर? तो मीन से हमारा यहाँ पे ए इवेंट्स होगा। लेट ए इवेंट्स क्या हुआ यहाँ पे, ए इवेंट्स बी अटेन्स ए ग्रेड, कि ए ग्रेड जो आई है स्टूडेंट्स की, वो कैसे आई है। ए ग्रेड क्या हो गया हमारा, इवेंट्स। तो अब इवेंट्स मतलब ए इवेंट्स हॉस्टलर के कितने स्टूडेंट की आई। क्लियर? जो ए इवेंट बनेगा वो किसके बाद बनेगा, ई1 और ई2 के बाद क्या बनेगा, ए इवेंट्स आएगा। ए इवेंट्स क्या है, ए ग्रेड। अब वो कह रहा है कि ए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी गिवन, मीन से हॉस्टलर स्टूडेंट, आप पढ़ के आएंगे जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पे जो हमारा टॉपिक था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वही सेम चीज है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, प्रोबेबिलिटी ए ग्रेड की। किसके ए ग्रेड, ई1, मीन से हॉस्टलर स्टूडेंट के ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मान लिया वो 20/100 है, जो भी होगी, अभी हमने वैल्यू कुछ भी नहीं रखी है। ओके, तो ए ग्रेड। अब डे स्कॉलर के ए ग्रेड, ये बात क्लियर हुई। हॉस्टलर के ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी, डे स्कॉलर के ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी, ये बात होगी क्लियर। पहले क्या किया, हॉस्टलर और डे स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद जो बात आई, उसके बाद क्या बात आई कि ए ग्रेड, उसने कहा कि हॉस्टलर के भी ए ग्रेड है, डे स्कॉलर के भी, इनसे रिलेटेड एक काम और होगा दोनों से। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे, ए इवेंट्स बोलेंगे। ए इवेंट क्या हो गया हमारा यहाँ, एक ए ग्रेड।
अटेन्स ए ग्रेड, किस किस के ग्रेड आई है, तो हॉस्टलर के आई है और डे स्कॉलर के आई है, ठीक है। इसके बाद अगली बात चलते हैं, यहां से हमें पता चलेगा कि बेस थ्योरम है या टोटल प्रोबेबिलिटी है। अगर वो कहे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, स्टूडेंट ये चीज मेन है, इसको ध्यान से देखना, कि वो कहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड, स्टूडेंट के क्या कहे, फिर वापस सुनो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अटेन्स ए ग्रेड, ए ग्रेड के बारे में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी सिर्फ, क्लियर। तो पी ऑफ ए, उसको तो बोलेंगे हम टोटल प्रोबेबिलिटी। एक पी ऑफ ए का फॉर्मूला हो गया पी ऑफ E1 इंटू ए बाई E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू ए बाई E2। अगर वो क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वो कहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड, ए किसको माना है, ए ग्रेड की, क्लियर। तो वो क्या होगा, पी ऑफ ई वन इंटू ए बाई ई वन प्लस पी ऑफ ई टू इंटू ए बाई टू। अगर थर्ड केस भी बनता तो पी ऑफ ई थ्री इंटू ए बाई ई थ्री, इसको क्या बोलेंगे हम, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आप कहेंगे कि सर ये टोटल प्रोबेबिलिटी तो होगी, बेस थ्योरम का हमें कैसे पता चलेगा, तो बेस थ्योरम का कैसे पता चला, सुनिए। अगर वो कहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड ऑफ हॉस्टलर स्टूडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेंस ए ग्रेड, किसकी ए ग्रेड, हॉस्टलर स्टूडेंट की, हॉस्टलर की कहा तो पी ऑफ ई वन बाई ए, ई वन बाई ए फाइंड करना है। हॉस्टलर स्टूडेंट की क्या, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम, अटेंस ए ग्रेड, हॉस्टलर स्टूडेंट के ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बात क्लियर। हॉस्टलर स्टूडेंट के ए ग्रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्लियर, ठीक है। तो व्हाट, बिल्कुल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर, की प्रोबेबिलिटी वो होगी, हॉस्टलर स्टूडेंट की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, अटेन से ए ग्रेड, ओके। तो इसकी जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या है कि पी ऑफ, जो फाइंड करना हमें, फाइंड क्या करना है, ई वन हॉस्टलर, तो पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाई ई वन अपॉन में पी ऑफ ए आ जाएगा, पी ऑफ ए क्या है, ये है, तो पी ऑफ ए बाई ई वन, पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाई ई वन प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू। अगर स्टूडेंट यहां पे देखिए, अगर वो कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डे स्कॉलर स्टूडेंट की पूछ लेता, किसकी पूछेगा, डे स्कॉलर्स की। अगर डे स्कॉलर की पूछता है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई टू बाई ए। फिर वापिस सुन लीजिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसकी पूछे, अगर हॉस्टलर की है तो पी ऑफ ई वन है यहाँ पे, अगर डे स्कॉलर की पूछते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, पी ऑफ ई टू। तो पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई टू अपॉन में तो पी ऑफ ए रहेगा ही रहेगा, पी ऑफ ए क्या है, पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाई ई वन प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू। तो ये था कंसेप्ट जो बेस फॉर्म का और टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी में कहीं पे भी जो फाइंड है, फाइंड में ई वन और ई टू का कोई जिक्र नहीं है, हॉस्टलर या डे स्कॉलर का कोई जिक्र नहीं है फाइंड में, तो वो क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। अगर वो फाइंड में ई वन और ई टू दोनों में से किसी एक का जिक्र कर रहा है तो वो क्या होगी, हमारी बेस थ्योरम होगी, क्लियर स्टूडेंट। तो बेस में और टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो अब क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, ओके। तो जैसे इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है तो इसको करते हैं स्टार्ट, ओके। तो ये सारी वैल्यूज इसकी पुट कर लेते हैं, लिखेंगे कैसे, मैं कंप्लीट एक बार ढंग से लिख देता हूं, इसको कैसे करेंगे देखिए। देखिए स्टार्टिंग में क्या है क्वेश्चन के अंदर, ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज, of the student in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar students. Previous year, result report that 30% of the student who reside in hostel attains A grade, okay, and 20% of day scholar attains A grade in their annual examination. At the end of year, one student is chosen at random from the college and he has a
एन ए ग्रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर? ओके, तो अब फाइंड में मैंने अभी आपको कुछ बताई थी, फाइंड में क्या मिले, अगर ऊपर E1 और E2 मिलता है तो वो क्या होगी, बेस थ्योरम होगी। तो करते स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, लेट दो स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल E1 एज्यूम कर लेंगे, लेट reside in hostel is equal to E1. Let those student day scholars is equal to E2. क्लियर? तो P ऑफ E1, हॉस्टलर स्टूडेंट कितने हैं? हॉस्टलर स्टूडेंट है कि 60% रिसाइड इन हॉस्टल मींस 60/100। अब डे स्कॉलर स्टूडेंट कितने, P ऑफ E2। तो स्टूडेंट एक चीज और क्लियर कर देता हूं, E1 और E2 अगर 60% क्या है, डे हॉस्टलर है, तो डे स्कॉलर कितने होंगे, 40 होंगे। ऑलवेज 40/100 हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। मेन से E1 प्लस E2 क्या होगा, 1 होगा, कंप्लीट 1 होगी। P ऑफ E1 और P ऑफ E2 100% होगी, कंप्लीट। ओके, अब आती है बात ए ग्रेड की। जब E1 और E2 बनने के बाद हमें क्या चेक करना है, कि अब चेक करेंगे हमारा ए इवेंट क्या बनेगा। तो क्वेश्चन में देखा कि प्रीवियस ईयर रिपोर्ट दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन्स ए ग्रेड। let A events be attains A events be A events be attains A grade, A grade, ओके, A grade। अब P of A by E1, A by E1, A by E1 मतलब जो स्टूडेंट, वो कह रहा है प्रीवियस ईयर रिपोर्ट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। कितनों के आई, 30% के। और डे स्कॉलर के ए ग्रेड कितनों के आई, 30% के आई। और डे स्कॉलर के कितनों के है, ए ग्रेड 20% ऑफ डे स्कॉलर, 20/100। ये बात क्लियर होगी। अब हम क्वेश्चन में फाइंड में देखेंगे। फाइंड में कहा कि उसमें कहा एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड। एक स्टूडेंट के क्या आया, ए ग्रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए, जो स्टूडेंट के ए ग्रेड आई, जोन से भी स्टूडेंट के ए ग्रेड आई, वो हॉस्टलर है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। अगर वो ये बात नहीं कहता, कि वो कहता एक स्टूडेंट चूज किया, उस स्टूडेंट जो चूज किया है वो क्या उसके ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करवाई, तो वो क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट। अगर वो जो एक स्टूडेंट चूज किया है, अगर वो स्टूडेंट क्या है, अटेन्स ए ग्रेड, ए ग्रेड आई स्टूडेंट के, तो वो क्या होगी हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर वो कहे कि जो स्टूडेंट चूज किया हमने उसके ए ग्रेड आई और ए ग्रेड आने के बाद वो हॉस्टलर है, तो या डे स्कॉलर है, तो वो क्या होगी हमारी बेस थ्योरम होगी। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि अगर टोटल प्रोबेबिलिटी है तो कब होगी और बेस थ्योरम है तो कब होगी। ओके, तो अब यहां से उसने पूछा कि वो हॉस्टलर है जिस स्टूडेंट जो हमने चूज किया है और एक रेंडमली, और उसके क्या आई, ए ग्रेड। तो P ऑफ E1 बाई ए फाइंड करना है, क्या करना है, P ऑफ E1 बाई ए। अगर वो यहाँ पे कहता कि वो डे स्कॉलर स्टूडेंट है, क्या है, वो डे स्कॉलर स्टूडेंट है, तो डे स्कॉलर होता तो P ऑफ E2 बाई ए आ जाता। अब P ऑफ E1 बाई ए का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, P ऑफ E1 बाई ए, तो जो फाइंड कर रहे हैं वो ही ऊपर आएगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए बाई E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए बाई E2। अगर थर्ड केस भी होता, E1 E2 E3 होता और A बाई E1 A बाई E2 A बाई E3 होता, तो यहाँ पे तो सेम ही रहता जो फाइंड है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता, E1 A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A बाई E2 प्लस
P ऑफ E3 इंटू पी ऑफ ए बाई E3। तो ये जो P नीचे है इसको क्या बोलेंगे, P ऑफ ए। ओके, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। P ऑफ E1 बाई ए क्या आएगा, ये आया P ऑफ E1 की वैल्यू है 60/100 प्लस P ऑफ A बाई E1 30/100 इंटू 30/100 अपॉन में 60/100 इंटू 30/100 प्लस 40/100 इंटू 20/100। ओके, तो P ऑफ E1 बाई ए कितना आ गया, ऊपर आ गया 0 से 0 कैंसिल, 18/100 अपॉन में कितना आया 18/100 प्लस 8/100। तो P ऑफ E1 बाई ए इज इक्वल टू 18/100 अपॉन कितना आ गया 26/100। क्लियर, तो रेसिप्रोकल कर दिया, तो P ऑफ E1 बाई ए इज इक्वल टू क्या है 18/26 2/9 तो P ऑफ E1 बाई ए क्या आ गया 9/13। हम चेक कर लेते हैं कि यही है क्या, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड 9/13। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी कि बेस फॉर्म क्या है और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लियर, तो मैंने उसका एक क्वेश्चन करवा दिया है। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और आपको जैसे सेकंड क्वेश्चन में जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कराऊंगा, तो आपको इससे ज्यादा क्लियर होगा। देखना, मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 13.3। तो स्टूडेंट फिर वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ये एक्सरसाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस फॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फोर्थ क्वेश्चन, in answering a question on a multiple choice test a student either knows the answer or guess the answer। एक स्टूडेंट है, वो दो तरह से क्वेश्चनों के आंसर देता है, या तो वो आंसर जानता है नोज द आंसर, या वो गैस लगा के आंसर दे रहा है। क्लियर, तो हमारे पास यहां से जो उसने स्टार्टिंग वाली लाइन है, यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि हमारे पास E1 क्या होगा, E2 क्या होगा। E1 क्या हुआ, नोज द आंसर, जो स्टूडेंट नोज द आंसर है, और जो दो स्टूडेंट गिव द आंसर गैस। ओके, फिर उसके बाद क्या कहा उसने, वो कह रहे हैं कि let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability guess the answer। Okay, probability that he guesses, assume that a student who guesses at the answer will be correct। अब बात आती है ए इवेंट्स की, पहले तो होगी knows the answer और फिर guesses the answer। ओके, गैस लगा के जो भी आंसर दे रहा है। अब बात आती है कि ए इवेंट्स क्या होगा, वो कह रहा है आंसर विल बी करेक्ट, मीन्स गैस लगा के जो आंसर दे रहा है वो करेक्ट हो, या नोज द आंसर है तो क्या हो, करेक्ट हो। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी ए इवेंट्स हमारे पास हो गया। फिर इन दोनों का P ऑफ ए बाई E1 P ऑफ ए बाई E2 फाइंड करेंगे, और गिवन है, गिवन के बाद फाइंड क्या करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट आंसर स्टूडेंट knows the answer given that he answered it correctly। ओके, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। लेट E1 be, let knows the answer, knows the answer, let E2 be, student guess the answer। ओके, क्लियर। अब P ऑफ E1 क्या होगा, P ऑफ E1 क्या होगा, P ऑफ E1 होगा कि वो कह रहा है 3/4 द प्रोबेबिलिटी नोज द आंसर, 3/4। अब पहले वापिस चेक करते, 3/4 द प्रोबेबिलिटी नोज द आंसर। ओके, अब 3/4 नोज द आंसर है,
तो हमें पता है कि पी ऑफ ई टू क्या होगा, यहाँ से 1/4 होगा। बुक में ना भी देखेंगे या ना भी गिवन है तो हमारे पास ऑब्वियसली पी ऑफ ई वन है तो पी ऑफ ई टू ऑब्वियसली होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, लेट ए इवेंट्स बी, क्या होगा ए इवेंट्स बी? आंसर विल बी करेक्ट। ए इवेंट बी आंसर will be correct. ओके, तो P of A by E1 अब नोज द आंसर, वो जानता आंसर को, और ये आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। अब एक चीज बताइए, कोई आंसर मेरे को पता है और वो सही होगा, जब मैं पता है उसका आंसर ही पता है और वो ठीक होना ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 100% मीन्स 1। ये बुक में नहीं दिया हुआ, ये आपको ही खुद सोचनी पड़ेगी। फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, मेरे को कोई आंसर का पता है और पता होने के बाद वो क्या होगा? करेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। क्लियर? P ऑफ A बाई ई टू, ए बाई टू क्या होगा? आंसर विल बी मीन्स गैस द आंसर, और वो क्या होगा? करेक्ट होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी उसने? 1/4। गैस लगा के आंसर दिया, वो करेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी? 1/4। अब आते हैं फाइंड पे। अब फाइंड में उसने कहा है, फाइंड में क्या कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। अब देखिए, आंसर विल बी करेक्टली नोज द आंसर मीन्स पी ऑफ E1 बाई ए फाइंड करना है। अगर यहाँ पे सिर्फ वो नोज द आंसर विल बी करेक्ट सिर्फ इतनी बात पूछता तो क्या होती? टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। और उसने क्या कहा? नोज द आंसर भी कहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है? पी ऑफ E1 बाई ए फाइंड करना है। अगर वो गैस द आंसर विल बी करेक्ट ये पूछता तो क्या आता? पी ऑफ E2 बाई ए। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए बाई E1 अपॉन P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2। ओके, अब इसमें क्या करेंगे? हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आएगा? P of E1 by A। P of E1 क्या है? 3/4 प्लस P of A by E इंटू P of A by 1 क्या? 1। 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4। ओके, तो P of E1 इंटू A by E1, P of E1 इंटू A by E1 प्लस P of E2 इंटू A by E2। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 1/16। ओके, 3/4 अपॉन 16 एलसीएम आ गया तो 12 प्लस 1, तो 3/4 इंटू 16/13, तो क्या आ गया? 12/13। P ऑफ E1 बाई ए हमारा ये क्या हो गया? फाइंड हो गया। तो चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चेक करते हैं हम। 12/13। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी यहाँ से बेस थ्योरम। ओके, तो बेस थ्योरम होने के बाद अब आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। चलो, मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आगे के क्वेश्चन करवा दूंगा। तो स्टूडेंट फिर वापस रिपीट कर रहा हूं मैं ये कि जो बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम का कंसेप्ट है, ये हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको जरूर करना। इसके लगभग एक्सरसाइज जो 13.3 है उसको लगभग मैं करवा दूंगा, तो आप इसके नोट्स या जो पीडीएफ मैंने भेजी हुई है उससे सारे के सारे क्वेश्चन देख लें। कोई डाउट है तो मैंने नंबर बताया हुआ है, वहां से मेरे को फोन करके आप पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन अपलोड करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।